आप बॉडी को थ्रो करोगे तो अपवर्ड को लेना प्लस, डाउनवर्ड को लेना माइनस। जैसे प्रोजेक्टाइल में लेते थे प्लस वाई की तरफ क्या लेते थे, प्लस, माइनस वाई की तरफ, फिर से प्लस वाई की तरफ और माइनस वाई की तरफ। तो ये भी तो प्लस वाई और माइनस वाई है, जो भी डाउनवर्ड है वो माइनस। ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी ध्यान रखो। एक बॉडी यहां से चली, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई और यहां पर आ गई, क्या ये डिस्प्लेसमेंट बनाया है या डिस्टेंस बनाई है? ये तो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट तो ये है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर जहां से बॉडी को फेंका गया वहां से शुरू होता है और जहां बॉडी जाके गिरी वहां पर खत्म होता है। तो इसका हेड यहां बनेगा। कोई बॉडी इस तरह से गई और यहां रुक गई तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बनेगा। इसका मतलब है यहां से शुरू हुआ और यहां जाके रुक गई। अब शुरू करते हैं हम अपने कंसेप्ट को। केस नंबर 1। मेरे बेटा केस नंबर 1 में फिर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। एक बॉडी को u वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया और वो h हाइट नीचे आकर के गिर पड़ा। u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया, h हाइट नीचे जाके गिर पड़ा। आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही डाउनवर्ड होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो पूछने की जरूरत ही नहीं, ऑलवेज डाउनवर्ड। अब एक एक करके बताओ, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट है h। लेकिन ये डाउनवर्ड h है या अपवर्ड h है? तो माइनस h। डाउनवर्ड है इसलिए। अच्छा, u अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? मैंने डाउनवर्ड थ्रो किया है, अपवर्ड थ्रो किया है? डाउनवर्ड है तो माइनस u। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है तो a की वैल्यू माइनस g। और तीनों माइनस कट गए और बचा हमारा वही फॉर्मूला h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो मेरे बेटा ऐसा है, डाउनवर्ड आने में g पॉजिटिव नहीं होता बल्कि तीनों ही निगेटिव होते हैं। हाइट भी निगेटिव, u भी निगेटिव और ग्रेविटी भी निगेटिव। तो तीनों माइनस कटने से ऐसा लगता है कि बेटा हमने प्लस जी लिख लिया। बेटा प्लस जी कभी हो ही नहीं सकता। जो बच्चे प्रोजेक्टाइल में एक भी दिन मिस नहीं करे हैं उन्हें मालूम होगा कि डाउनवर्ड होने के कारण ए वाई हमेशा माइनस जी था। तो मेरे बेटा यहां भी ए वाई माइनस जी ही होगा, लेकिन यहां यू वाई भी माइनस यू है और एस वाई भी माइनस एच है। तो वो तीनों माइनस उड़ गए तो कंफ्यूजन हो जाता है कि जी पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव ले ही नहीं सकते। अब आ जाइए केस 2 पर। केस 2 में बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया u वेलोसिटी से और वो h हाइट पर ऊपर जाकर के मैंने कैच कर लिया। यहां से गई और ऊपर मैंने कैच कर लिया। बस यही खत्म हो गया, जहां हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची वहां कैच कर लिया। अब मेरे बेटा लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्टिल डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अब भी डाउनवर्ड है। अब बताइए, थ्रो किया है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, लेकिन ग्रेविटी है। तो मेरे बेटा ये तो फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला यही है। वैल्यूज अब रखनी है तो इसी फॉर्मूले में रखो। s की जगह क्या रखोगे, प्लस h या माइनस h? u के प्लेस पर क्या रखेंगे, प्लस u या माइनस u? और a के प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला आ गया जो आपको 9th-10th में पढ़ाया था, लेकिन लॉजिक अलग हो गया थोड़ा सा। लॉजिक ही तो अलग गया, फॉर्मूला तो वही आ गया। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि डाउनवर्ड फेंकोगे तो h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तीनों निगेटिव थे, इसलिए निगेटिव साइन कैंसिल होके प्लस आया है। और इसी तरह से अपवर्ड दूसरी इक्वेशन में u प्लस था, h प्लस था और g माइनस था। तो बेटा इसलिए ये इक्वेशन आया। अब ये मेथड केस 3, एक बॉडी को हमने u वेलोसिटी से
ये टॉवर है बेटा, h हाइट का टॉवर। मैं यहां खड़ा हो गया, बॉडी को u वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका और वो आखिरी में ग्राउंड पर आकर के गिर पड़ी। कोई मेरे से कहे अभी क्वेश्चन बनाओ, तो जो बच्चे 9th या 10th का पुराना कंसेप्ट लगाते हैं, आपने भी बोला था कि ये जब ऊपर जाएगा तो g माइनस लेंगे, नीचे आएगा प्लस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूले से आंसर निकलेगा। फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला तो यही है। अब जो जो हम पूछते रहे बड़े ध्यान से सोच करके बताते रहिए, क्योंकि फिर मैं आऊंगा रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन से जुड़ी हुई बातें बताने। चैप्टर की थ्योरी बेटा शीट नंबर 1 के तो न्यूमेरिकल हो गए थे, अभी काइनेमेटिक्स सेट 1 के हो गए थे, सेट 2 के और सेट 3 के न्यूमेरिकल ये बड़ी शीट है, एक वेक्टर है एक प्रोजेक्टाइल है। न्यूमेरिकल्स मैं कल से शुरू कर दूंगा, उम्मीद तो यही है, यदि आज थ्योरी इन दोनों की निपट गई तो कल से शुरू हो जाएंगे। और हर न्यूमेरिकल से पहले, मैं बार बार बता रहा हूं, हर न्यूमेरिकल से पहले उस फॉर्मूले की थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा। तो जिसका पहले का छुटा हुआ है, एक लास्ट चांस मिला है उसे रिवाइज करके कवर अप करने का, ठीक है। तो मेरे बेटा चलो, बॉडी को फेंका, यहां गिरी, जरा बताओ एस डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा माइनस एच, क्यों? जहां से चला बीच में कहा गया, मुझे उससे क्या मतलब? कोई बॉडी यहां गई, मुझे क्या मतलब? शुरुआत यहां से हुई थी, एंड यहां पर हुआ। यदि शुरुआत यहां से हुई थी, एंड यहां हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो बस इतना है। तो मुझे क्या मतलब, ये ऊपर गया या नहीं गया? शुरुआत यहां से हुई और एंड यहां पर हुआ, बॉडी सीधे नीचे आ करके गिर पड़ी। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है, और वो भी माइनस है। क्यों? अपनी जगह से ऊपर जाके रुका है या अपनी जगह से नीचे जाके रुका है? और जब अपनी जगह से नीचे जाके रुका है तो वहां पर एच नहीं आएगा, माइनस एच आएगा। मैं तो पहचान बता रहा हूं, अपनी जगह से ऊपर रुक जाए बॉडी तो प्लस एच, अपनी जगह से नीचे रुक जाए जा करके तो माइनस एच। सॉरी एब्सेंट। तो मेरे बेटा माइनस एच के बाद बेटा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, यू। ये बताइए यू प्लस है या माइनस? यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड ही है, और जब इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो बेटा प्लस यू लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो वो चीज है जिसमें हम दिमाग नहीं लगाते। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, और जब डाउनवर्ड है तो माइनस। तो मेरे बेटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन है। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं कि एक बॉडी जहां से फेंकी वहीं आके गिर गई, अब कौन सा फॉर्मूला लगाए? मेरे बेटा मैंने सिखा तो रखा है, फॉर्मूला यही लगेगा। सबसे पहले बताओ एस डिस्प्लेसमेंट, जहां से चला वहीं आके गिर गया, जहां से चला वहीं आके गिर गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एस हो जाएगा जीरो। यू अपवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड, तो यू प्लस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डाउनवर्ड है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यही इसकी इक्वेशन है। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। मैं अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। इसके बाद बेटा केस नंबर 5। अच्छा, अभी तक आपने जो सीखा वो ये है कि हमारा बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो अपवर्ड है वो प्लस, जो डाउनवर्ड है वो माइनस। यू अपवर्ड है तो प्लस, डाउनवर्ड है तो माइनस। डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से ऊपर जाके रुका तो प्लस एच, अपनी जगह से नीचे जाके रुका तो माइनस एच, अपनी ही जगह पर रुक गया तो जीरो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगी, तो वो तो हमेशा ही माइनस जी रहने वाली है। ये आ गया। अच्छा, जब कोई बॉडी ड्रॉप होती है, ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक बॉडी यहां से ड्रॉप हुई और नीचे की तरफ गिरने लगी, तो ऐसे में फॉर्मूला क्या लगता है? तो जवाब है एच इज इक्वल टू यूटी
पहले तो पूरा लिख दूं, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ डाउनवर्ड गिरेगा तो h निगेटिव, u जीरो और g हमेशा निगेटिव, तो माइनस से माइनस कट गया तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू। अच्छा g को एग्जाम में तो लेना 9.8, शायद मैं कई बार बता चुका हूं कि g को एग्जाम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, घर पे सॉल्व करते समय 10 ले लेना, आंसर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन में तो हम रखवाते ही 10 है, फिर जो क्लोजेस्ट आंसर होता है उस पर निशान लगा देते हैं। जी को 10 लेने से आपका आंसर सपोज 7.3 आया और उसके अंदर ऑप्शन में 7.3 नहीं है लेकिन 7.4 है, तो 4 पे लगा दो। कहने का मतलब ये जो सबसे नजदीकी मामला हो उसे टिक कर दो, टाइम बचता है बहुत ज्यादा। तो मेरे बेटा यहां पर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एक क्वेश्चन जो आए हुए हैं। जी को यदि हम 10 ले ले तो ये 5t स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर मैंने जी को अप्रोक्सीमेटली 10 लिया है। अब क्वेश्चन सुनिएगा, केस एग्जाम्पल। मेरे बेटा एग्जाम्पल ये है कि एक टैप से, नल से पानी की बूंदें गिर रही हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, 11th में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है 11th, लेकिन 11th के हिसाब से थोड़े से हाई लेवल है। लेकिन अब तुम देखना क्या हाई लेवल है, कंसेप्ट क्लियर हो तो। टैप से वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। हर 1 सेकेंड के बाद एक ड्रॉप गिर पड़ती है। तो वो पूछ रहे हैं जिस समय 5th ड्रॉप टैप से अभी निकली है, जिस समय 5th ड्रॉप टैप से अभी निकली है, उस समय सेकेंड और 4th ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस बताइए। देखिए बेटा, सबसे नीचे कौन सी होगी? फर्स्ट ड्रॉप, उससे ऊपर होगी सेकेंड ड्रॉप, उससे ऊपर होगी थर्ड ड्रॉप, उससे ऊपर होगी 4th ड्रॉप और 5th ड्रॉप तो अभी निकली है। जिस समय 5वीं बूंद अभी निकली है, चली भी नहीं, उस समय सेकेंड और 4th ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो यदि आप वैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला लगाओ, ड्रॉप गिर रही है तो h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब आप ये पता लगाओ कि हर ड्रॉप को चलते हुए कितना समय हो गया। पहली ड्रॉप, 5वीं ड्रॉप को चलते हुए अभी 0 सेकंड हुए हैं, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आ जाती, आधा सेकंड भी चल लेती तो थोड़ा तो नीचे जाती। इसे चलते हुए 0 सेकंड हुए हैं, इसे चलते हुए 1 सेकंड हो गया है, इसे चलते हुए 2 सेकंड हो गए हैं क्योंकि और 1 सेकंड पहले गिरी थी, इसे 3 सेकंड हो गए हैं और इसको 4 सेकंड हो गए। अब ये बताइए जो 4 सेकंड से गिर रही है वो कितना गिर चुकी? तो टी को 4 रख दो, 4 4 जा 16, 5 जा 80। ये 80 मीटर नीचे आ चुकी है। इसे गिरते हुए कितने सेकंड हुए? कितना गिर चुकी है अब आप देखो, 3 3 जा 9, 5 जा, तो ये गिरी है 45 मीटर। इसे 2 सेकंड हुए 20 मीटर और इसे तो 1 ही सेकंड हुआ है 5 मीटर। तो मेरे बेटा अब समझ गए ना कौन सी कितनी जगह कम थी, तो मैंने पास पास बना दिया, आप थोड़ा दूर बनाना। इसे गिरते हुए ये 5 मीटर गिरी है, ये 20 मीटर गिरी है, ये 45 मीटर गिरी है और ये वाली 80 मीटर गिरी है। अब उन्होंने किस किस ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस पूछी थी बेटा? सेकेंड एंड 4th। सेकेंड वाली तो 45 मीटर गिरी है और 4th वाली 5 मीटर गिरी है। अब बताओ सेकंड वाली यदि 45 मीटर गिरी है और सॉरी 5 मीटर गिरी है और सेकंड वाली 45 मीटर गिरी है, सॉरी सेकंड वाली 45 मीटर गिरी है, 4th वाली 5 मीटर गिरी है, तो उनके बीच में आपस में डिस्टेंस 40 मीटर होगा। नहीं समझ में आया? 5t स्क्वायर से आसान रहा।
पहले बताओ, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें u कितना है 0, तो h किसके बराबर हो गया बेटा 5t स्क्वायर। एक को अभी कंफ्यूजन है, उसका कंफ्यूजन दूर कर दो। नहीं बेटा, इससे आगे भागने से कोई फायदा नहीं होता। समर ब्रेक में हम पे इतना अच्छा सुनो, देखो ये राजा बेटा यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 15 दिन घूमने गए हुए हैं, लेकिन फिर भी डेली ऑनलाइन पढ़ाई। आप लोग भी सुन लो, हो सकता है समर ब्रेक में कहीं जाने आने का आपका बन जाए, मेरा नहीं बनेगा। मैं डेली क्लास पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें स्कूल से काफी आगे निकलना है, और वो भी कोई Excuse चीज me, छोड़े sir. बगैर। भाई एक Sir, तरीका तो ये होता है, ये रहने दे, ये 50 क्वेश्चन छोड़ दे, निकल गए स्कूल से आगे sir, करना, तो फिर हमारे को डेली आना पड़ेगा। तो आप जहां भी रहो, घूमने जाओ, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई मेरे कारण तुम अपनी तिलांजलि दे दो अपने सारे घूमने फिरने की। जहां भी जाओ, बस 1 घंटा दोपहर में निकाल करके लाइव आ जाओ। और कोई बच्चा कहे सर मान लो मैं बीच पे हूं, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मांग लो, रिकॉर्डिंग चल रही है। sir, आप लोग कह देना शाम को आराम से बैठ के देख लेना, कभी तो कमरे में होटल में लौटोगे। तो ये तरीका आपको करना है फॉलो। चलो जी, अब बेटा यहां तक आ गए थे, अब मैं आप लोगों से फिर लास्ट बार पूछ रहा हूं, h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ गया समझ में? मुझे ये बताइए, टैप से जब बूंद गिरी थी, मेन आपकी डाउट है इसलिए बता रहा हूं, सबसे पहली ड्रॉप सबसे नीचे आ गई, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, और पांचवी तो अभी निकली है। आप बताओगे फिफ्थ ड्रॉप को चलते हुए कितना समय हो गया, तो वो कितना गिरेगी? कुछ भी नहीं। इससे नीचे वाली को गिरते हुए कितना टाइम हो गया? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड यहां रख दो, टी को 1, तो 5 मीटर गिर गई है। इसे कितना टाइम हो गया? फटाफट बोलते रहो। 2 सेकेंड। तो 2 to the 4 5 20, तो ये 20 मीटर गिरेगी। इसे कितना सेकेंड हो गए? कितना गिरेगी? 45 मीटर। और इसे कितने हो गए? 4 सेकेंड। तो ये कितना गिरेगी? 60 मीटर, 80 सॉरी। तो ये यहां आ गया। अब तुमसे किसी भी ड्रॉप की डिस्टेंस पूछ ले, बता दोगे या करवाओ? नहीं हो जाएगा, मैं भी यही कह रहा हूं, नहीं हो जाएगा। आ गया। चलो जी, तो ये हुआ। तो एक हमने चीज देखी कि वर्टिकल मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह से करना चाहिए, अपवर्ड डाउनवर्ड, जो अपवर्ड है वो प्लस, जो डाउनवर्ड है वो माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे से कहा एक हॉट एयर बैलून के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है सामान के साथ। बैलून रेस्ट से शुरू होता है, बड़े ध्यान से देखिए, वर्टिकल मोशन इन 1 डायमेंशन का एग्जांपल है। बैलून रेस्ट से स्टार्ट होता है और ऊपर उठना शुरू करता है विद एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। गर्म हवा भरी रहती है ना हॉट एयर बैलून में, आजकल घुमाते फिराते हैं, ये वही वाला है। तो ये हॉट एयर बैलून में बैठता है और ऊपर उड़ना शुरू करता है। 3 सेकेंड्स के बाद इसमें बैठा आदमी हाथ बाहर निकालता है और एक बॉल छोड़ देता है। बस हाथ खोल दिया, थ्रो नहीं, रिलीज करना। एक तो होता है फेंकना, एक होता है छोड़ना। इसने छोड़ दिया, तो बॉल कितनी हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी? बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी? तो यहां दो न्यूमेरिकल है, पहला बैलून का न्यूमेरिकल है और उसके बाद स्टोन का या बॉल का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया? एक बैलून 0 वेलोसिटी से शुरू करता है, ऊपर उठता है हॉट एयर के कारण। हॉट एयर का फोर्स गारंटेड इसके वेट से बड़ा होगा, तभी ऊपर जा रहा है। जब ये यहां पहुंच गया, हाथ बाहर निकाला, बॉल छोड़ दी। अब बॉल कितना ऊपर जाकर के रुकेगी? तो पहले सिर्फ आप बैलून की बात करिए, सिर्फ बैलून। ये पता लगाओ कि बैलून जब 3 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचेगा, तो बैलून की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और बैलून की हाइट क्या होगी। पहले मेरे दो पार्ट है, मैं देख ही नहीं रहा, अभी बॉल की तरफ मेरी नजर ही नहीं है। मेरी नजर है कि जो बैलून है
उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और बैलून की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो बैलून की इनिशियल वेलोसिटी 0, बैलून का एक्सेलरेशन 1। कई बच्चे कहते हैं ग्रेविटी नहीं लेंगे इसमें। देख बेटा, बैलून में जो हॉट एयर का प्रेशर है वो वेट से बड़ा है, तभी वो ऊपर जा रहा है। यानी अपथ्रस्ट और वेट का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसे एक्सेलरेशन 1 से ले जा रहा है। ये एक पावर्ड डिवाइस है। पावर्ड डिवाइस का मतलब कोई चीज इस पे बाहर से फोर्स लगा रही है, तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तुम बताओ, बैलून है या मैं हूं, क्या मैं अपने आप ऊपर जा सकता हूं जब तक मेरे को कोई एनर्जी ना मिले? तो बैलून के अंदर जो हॉट एयर भरी गई है वो इसको डिजायर्ड एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिससे ये ऊपर जा रहा है। ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से भी बाहर जाकर के ऊपर मूव कर रहा है। तो मेरे को बताओ, इसमें एक्सेलरेशन कौन सा? इसमें जी मत लेना, इसमें एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे? 1, जो भी दिया हुआ है। तो बोलो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? यू कितना है? जल्दी जल्दी बोलिए। यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितने सेकंड तक ये उड़ता रहा? टाइम 3। तो एक तो आपको हाइट बतानी है और एक वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, u 0 है तो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं। एक्सेलरेशन 1 दिया हुआ है उन्होंने, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कई बच्चे कहते हैं निगेटिव नहीं होगा। अरे भैया, बैलून रुका हुआ था, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन आ गया। अबे रुकी हुई चीज में रिटार्डेशन हो सकता है क्या? a इज इक्वल टू 1 और टाइम है 3। जल्दी बोलिए बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू रख देंगे h1 कह देता हूं। यू s की वैल्यू h1, u 0, एक्सेलरेशन है 1, टाइम है 3 का स्क्वायर 9, तो 4.5 मीटर ऊपर जाएगा। और वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u है 0, एक्सेलरेशन है 1, टाइम है 3, तो इसकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये पावर्ड डिवाइस थी, जिसे बाहर से कोई फोर्स दिया गया था, इसे धक्का दिया गया था। अब मैंने बॉल बाहर निकाल करके, हाथ बाहर निकाल करके बॉल को छोड़ दिया। अब बॉल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गई। अब जो करेगा ग्रेविटी करेगी। अब बॉल पे अब थ्रस्ट वगैरह सब लगने बंद। तो बॉल के क्वेश्चन के लिए u क्या है, a क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, अभी एक एक करके देखते हैं। बैलून इस समय, दिमाग बेटा खोल के रखना, क्यों मैं पहले भी बता रहा था करने को तो मैं सारे इजी करा दूं, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं मिलता, टाइम पास होता है। मुझे हाई लेवल भी करवाने हैं। मुझे बताइए, बैलून की फाइनल वेलोसिटी क्या थी? बैलून की फाइनल वेलोसिटी क्या थी? अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी, अपवर्ड। ऐसा क्यों? इनर्शिया सुना है? कोई बॉडी चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है। जब इस बैलून के अंदर बॉल थी तो बॉल कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी? 3 मीटर पर सेकंड से। बॉल कितनी वेलोसिटी से अपवर्ड जा रही थी? आदमी ने हाथ बाहर निकाला, अभी छोड़ी नहीं है। बैलून 3 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है। पर्सन 3 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है। उसका हैंड 3 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है। बॉल 3 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रही है। उसने हाथ खोल दिया तो बॉल 3 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड चलने की कोशिश तो करेगी, कोशिश तो करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक जा नहीं पाएगी। बॉल 3 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जाने की कोशिश करेगी, ग्रेविटी उसे रोकेगी, तो आखिरी में रुकना पक्का है। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वही है जो बैलून की फाइनल वेलोसिटी है। जो बैलून की लास्ट वेलोसिटी थी वो बॉल की, और बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 है। भाई यहां पर बॉल 3 से चली, फिर ऊपर जाकर के 2, फिर 1 और फिर 0, कहीं तो रुकी होगी। ग्रेविटी उसे जाने से रोक रही है, तो कहीं तो रुकी होगी। जहां रुकी वहां फाइनल वेलोसिटी 0 है। पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन है -g।
अब तो ये ग्रेविटी के अंडर में चल रही है और कोई फोर्स नहीं है, तो आपको हाइट बतानी है कितना ऊंचाई तक जाएगी। उसे मैं हाइट को h2 कह देता हूं कि बॉल कितनी हाइट तक जाएगी। तो मेरे बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बॉल के लिए लग रहा है, बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 3 का स्क्वायर 9, एक्सेलरेशन माइनस जी को 10 मान लो, तो -10 इंटू 2 -20 इंटू डिस्प्लेसमेंट है h2। क्या h2 निकाल लोगे? तो बॉल की हाइट h1 आ चुकी थी, स्टोन की हाइट सॉरी बैलून की हाइट h1 आ गई थी, स्टोन की हाइट h2 आ गई। दोनों हाइट जोड़ दो, बैलून कितना ऊपर गया, बॉल कितना ऊपर गई, तो बॉल की मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। इसके जैसा एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन अब की बार आप हेल्प करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब पहली बार ये न्यूमेरिकल कराओ तो वो 30-40% से ज्यादा समझ में नहीं आता, बॉल ने क्या किया, बैलून ने क्या किया। तो इसी का जैसा एक करेंगे, लेकिन हम और आप मिलके। ठीक, अब मेरे बेटा चलिए यहां पर करता हूं मैं, और जो नहीं बोलेगा उससे मैं बुलवाऊंगा, इसका मतलब उसी से पूछूंगा। जिसके जवाब मेरे साथ साथ नहीं आएंगे वो फिर खड़े होके मुझे सॉल्व करवाएगा। चला ले चल। तो बेटा यहां पर अगले एग्जाम्पल में देखो बेटा, अब रेडी हो जाइएगा। ये वही बैलून और बॉल का क्वेश्चन है, लेकिन 1 मिनट रिलैक्स कर लो। चलो सब पहले क्विक रिकैप कर लो और फिर बताना। बेटा इस वाले में नीचे मत देखिएगा, सबसे पहले बताइए बॉल को नीचे ड्रॉप किया, यू की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव? जोर जोर से बोल दो। यू की वैल्यू, हाइट, ग्रेविटी, सारे निगेटिव कट के ये आंसर आ गया। इस वाले में बेटा ऊपर फेंका गया यू की वैल्यू और एच की वैल्यू, जी की वैल्यू, ठीक गया। यू की वैल्यू, एच की वैल्यू, क्योंकि अपनी जगह से नीचे गिरा, और जी तो निगेटिव है ही है। फिर इसके बाद बेटा ड्रॉप वाला आया, ड्रॉप में तो यू 0 और यू 0 तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी को ले लिया 10 है तो एच इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर का एक एग्जाम्पल करा दिया कि एक ड्रॉप को गिरते हुए 0 सेकंड हुआ, उससे नीचे वाले को 1 सेकंड, उससे नीचे वाले को 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और फिर 5t स्क्वायर से हाइट निकाल ली। ये वाला दोबारा बताना है बेटा, यस या नो? हो जाएगा। फिर ये बैलून वाला, ये रिकैप ले रहे हैं, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा बदल के और सॉल्व यही करेंगे। फिर ये बैलून वालों में दिक्कतें खत्म हो जानी चाहिए। अगला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में एक बैलून है, और बेटा वहां से हेल्प लेके मत बताना, नहीं तो बस हेल्प ही लेते रहोगे। एक बैलून इनिशियली रेस्ट पर है, 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर चढ़ना शुरू करता है। 10 सेकंड तक ये ऊपर जाता है, 10 सेकंड तक ऊपर जाता है, और फिर इसमें से हाथ बाहर निकाल के एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। अब ये स्टोन ऊपर जाता है और कहीं जाकर के रुकता है टेम्परेरी, जहां रुकता है उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है। सेम क्वेश्चन है, डिजिट बदली है। तो बैलून की हाइट को h1, बॉल की हाइट को h2 ले लीजिएगा। दो न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल में एक नहीं दो होते हैं। सबसे पहले बैलून की बात करो, और जब बैलून की बात करो तो उस समय बॉल को सोचना भी नहीं, बॉल है, स्टोन है। बैलून के लिए यू, देख देख के बोलो, बैलून के लिए यू की वैल्यू 0। बैलून के लिए ए, टाइम, क्या क्या निकालेंगे? बैलून की फाइनल वेलोसिटी और बैलून की हाइट। सबसे पहले यू पता है, ए पता है, टी पता है, वी निकालना है। फॉर्मूला बोल दो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू, u की वैल्यू है 0, a है 10, टाइम है 10, तो ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड।
ये बैलून की फाइनल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब लगे हां तो बैलून की हाइट निकाल लो। बैलून की हाइट कौन से निकालोगे? h1 इज इक्वल टू, भाई एस इज h1 इज इक्वल टू u तो 0, हाफ at स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा मैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन u कितना था बैलून का और u 0 था, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? s इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया? आ गया या आके गया? आ गया पूरा। एस इज इक्वल टू ना कुछ नहीं, मैं अभी गिरने वाला था गश खा के। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू बैलून का 0, तो क्या रह गया? एच इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। आ गया? वैल्यू रखवाओ भाई। तो मेरे बेटा हाफ ए की वैल्यू 10 और टी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 500 मीटर। अब आ जाइए बैलून के बाद बॉल या स्टोन जो भी है, बॉल की स्टडी। बैलून की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बनेगी। अब जब सारा ही रिवाइज करा दिया तो एक लाइन बताने में मुझे क्या जा रहा है? बैलून ऊपर जा रहा था 100 मीटर पर सेकंड से, उसमें बैठा आदमी भी जा रहा था 100 मीटर पर सेकंड से, उसका हैंड भी जा रहा था 100 मीटर पर सेकंड से, उसमें पकड़ी हुई बॉल भी जा रही थी 100 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड। तो बताओ, जब तक उसने बॉल पकड़ रखी है तब तक सारा सिस्टम 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। उसने हाथ खोल दिया, उसने हाथ खोल दिया और हैंड्स के ओपन होते ही अब बॉल हो गई अलग, लेकिन इनर्शिया के कारण जिस डायरेक्शन से, जिस स्पीड में जा रही थी उधर ही चलने की कोशिश करेगी। तो यानी इनर्शिया के कारण उसके हैंड में पकड़ी हुई बॉल अब भी 100 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड चलेगी। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाइए बेटा, जो झूठ बोल रहे हैं हाथ नीचे। क्यों? चलो हाथ नीचे कर लो। तो मेरे बेटा यहां पर आ गया जाता है बॉल, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी 100, वो भी प्लस क्योंकि ऊपर जा रहा है। बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि 100 से ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेविटी उसे अपोज करेगी तो कहीं तो रुकेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन -g, उसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और जब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो फिर तो -g लगेगा। क्या लगेगा? मुश्किल लग रहा है? इजी लग रहा है? अगला मुश्किल कराऊंगा फिर। मेरे बेटा ये आ गया, अब हाइट निकालनी है। तो h2 इज इक्वल टू, भाई इसकी हाइट को h2 का है, h2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तो वैल्यू रखनी बाकी है। u है 100 और ये वाला नहीं लगाओ, v वाला लगाओ। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 100, एक्सेलरेशन -g और हाइट h2। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, h2 निकाल लोगे। और जब h1 भी आ गया, h2 भी आ गया, दोनों को ऐड कर देना तो बॉल की मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। क्या कह रहे हो बेटा? मेहनत सफल हुई? समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो इन पर बेस तो पूछो पहले, फिर मैं सर्कुलर का कंसेप्ट शुरू करूं। चलो तो नोट करो इसे या फोटो खींच लो। ये बढ़िया बात कही गुरुजी, फोटो वाला मामला सही है। मतलब हद हो गई।
कर लिया? अच्छा पहले ये देखो एब्सेंट आज कौन कौन है, वीडियो फिर उसको भेजनी पड़ेगी ना। एक पेपर पे बेटा आप नाम नोट करना। गर्ल्स में मेधावी बैठी हुई है, झलक बैठी हुई है, वंशिका गुप्ता 15 दिन के लिए बाहर है, उसे वीडियो भेज। वंशिका गुप्ता लिख ले बेटा। रुको रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले। ये तो आपने सुना होगा कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? नहीं सही कह रहे हो, जवाब गलत नहीं है। क्यों? तो एक बात सुनो बेटा मेरे, एक बॉडी मूव कर रही है, क्या फोर्स लगाए बगैर इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो? मेरे पास एक बॉल जमीन पे लुढ़कती जा रही है, मैं 3 काम कर सकता हूं। मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो स्पीड बढ़ जाएगी, मोशन के अपोजिट फोर्स लगा दो तो स्पीड कम हो जाएगी, और मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो तो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो बोलिए जब हम मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है बेटा? और जब मोशन के अपोजिट फोर्स लगाते हैं, और जब मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, सर्कुलर मोशन में जो हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन को बार बार बदलना पड़ता है। पहले बॉडी इधर जा रही थी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तभी तो सर्कुलर मोशन होगा। क्या मैं कह दूं डायरेक्शन मत बदलो तो सर्कुलर मोशन हो सकता है? तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमें चेंज करनी ही पड़ेगी, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा। मोशन की डायरेक्शन में, या मोशन के अगेंस्ट, या मोशन के परपेंडिकुलर। तो भूल गए, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं तो पीछे का भूलते जा रहे हो। क्या कर रहे हो? अभी तो बताया था, बॉडी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो क्या होता है, और मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगाओ, और मोशन के परपेंडिकुलर लगाओ। सर्कुलर मोशन में मेरे बेटा डायरेक्शन लगातार बदलती है ना। क्या डायरेक्शन बदले बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल है? तो मेरे बेटा सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बार बार बदलनी पड़ती है, तो हमें बार बार फोर्स लगाना पड़ता है। बॉडी इधर जा रही है, मैं यहां फोर्स लगाऊंगा मोशन के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन बदल जाएगी। मैं फिर फोर्स लगाऊंगा मोशन के परपेंडिकुलर, फिर डायरेक्शन बदल जाएगी। मैं फिर फोर्स लगाऊंगा मोशन के परपेंडिकुलर, फिर डायरेक्शन बदल जाएगी। मैं फिर फोर्स लगाऊंगा मोशन के परपेंडिकुलर, फिर डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती रहेगी। अब ये बताओ, इस समय मैंने फोर्स नहीं लगाया, मान लो मैं फोर्स लगाना भूल गया, तो ये सीधी निकल गई, सर्कुलर मोशन वहीं खत्म हो गया। लेकिन यदि मैंने मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो फिर डायरेक्शन बदल जाएगी। यानी ये फोर्स बड़ा जरूरी है, यदि ये फोर्स नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी और सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इस फोर्स को आगे बढ़ाओ तो ये जाके सेंटर पे मिल जाता है, और इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जब कोई आपसे कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन क्यों नहीं होता, तो बता देना ये वही फोर्स है जो मोशन की डायरेक्शन चेंज करके उसे सर्कुलर मोशन पे बनाए रखता है। समझ में आ गया? इज इट पॉसिबल कि बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विदाउट हैविंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स? नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। दुनिया में जहां भी सर्कुलर मोशन है वहां कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स है। जैसे अर्थ, बस अब ये लास्ट पॉइंट है, सन के चारों तरफ घूम रही है, तो आप जानते हो अर्थ पर सन की ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
जब अर्थ यहां आ जाती है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जब अर्थ यहां आ जाती है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो मेरे बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। कई बच्चे सोचते हैं सेंट्रीपिटल अलग है ग्रेविटेशनल अलग। मेरे बेटा एक बात बताओ, ये पेन है, मैं तुमसे कहूं कि अर्थ इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है जी, तो मैं पूछूं फिर बताओ इस पे कौन सा फोर्स है कि सर एक डाउनवर्ड फोर्स और एक वेट। अरे मेरे लाल वेट ही तो डाउनवर्ड फोर्स है, वेट ही तो डाउनवर्ड है। जैसे डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ, अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ, सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर की तरफ। जो फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा वही सेंट्रीपिटल है। तो मेरे बेटा यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर हो गया? बाकी अब इसे कल कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बल्कि कल क्या, अब इसके जब न्यूमेरिकल आएंगे इस पॉइंट से रिलेटेड तब बताऊंगा। कल मैं अब न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं वेक्टर्स के। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।